साल 2046 में रॉबिन्सन परिवार को मौका मिलता है कि वे अल्फा सेंटोरी की एक कॉलोनी में रह सकें क्योंकि धरती रहने लायक नहीं रही। जब वो शटल जुपिटर 2 से उड़ रहे थे तो मॉरीन और जॉन अपनी तीनों बच्चों को कार्ड खिलाकर खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिस्टम सबको हेलमेट पहनने को कहता है क्योंकि शटल उस अज्ञात ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर रहा होता है। ऑटो पायलट सुरक्षित उतरने का रास्ता चुनता है, लेकिन तभी जलता हुआ मलबा उड़ता हुआ उनके पास से गुजरता है और सब कुछ बदल जाता है। शटल तेज रफ्तार से डरावना लगने लगता है। आखिरकार सतह पर पहुंचते ही रॉबिन्सन परिवार ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ सबसे छोटा लड़का ही मुख्य हैच से बाहर निकल पाया। बाकी लोगों को रास्ता बदलना पड़ा और तब तक वो लड़का बर्फ से ढकी अनंत रेगिस्तानी जगह को निहारता रहा। जैसे ही परिवार बच निकला, जुपिटर 2 डूब गया, साथ ही सारी जरूरी चीजें और ठंड से बचने का मौका भी खत्म हो गया। जॉन, जो 1 महीने पहले क्रिसमस के दिन छुट्टियां बिताने अपने परिवार से मिलने आया था, उनकी योजनाएं मीटियोरेट की खबर ने बदल दी। इसी बीच मॉरीन, उसने देखा कि उसके पति की पैंट का एक टुकड़ा फटा हुआ है, जो ये साबित करता है कि हवा जहरीली नहीं है। फिर रॉबिन्सन परिवार ने अपने हेलमेट उतार लिए और 1 महीने बाद पहली बार ताजी हवा में सांस ली। पेनी ने किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच मॉरीन बच्चों को भरोसा दिलाती है कि उनके लिए बचाव मिशन भेजा जाएगा, लेकिन मां को एहसास होता है कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं। जल्द ही रात हो जाएगी और तापमान 60 डिग्री तक गिर जाएगा, जिसका मतलब है कि कैप्सूल बर्फ में फंस जाएगा और पूरा परिवार। जॉन ने ठाना कि वो डूबे हुए शटल के अंदर जाकर बैटरी ले आएगा, लेकिन उनके पास इसे करने का समय सिर्फ ऊपर वाले हैच के जरिए है, जिसमें कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फिर भी वो आदमी अपने बेटे को खतरे में डालने को तैयार है। जब वो लड़के को बता रहा होता है कि क्या करना है, तभी उसकी बेटी जूडी पानी में कूद पड़ती है। जूडी बैटरी ढूंढ तो लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो समय पर सतह तक नहीं पहुंच पाती और बर्फ में फंस जाती है। मॉरीन सेंसर की रीडिंग देखकर अपनी बेटी को शांत होने को कहती है। सूट कम तापमान सहन करेगा और 5 घंटे तक ऑक्सीजन लेवल बनाए रखेगा, और इस दौरान वे कुछ न कुछ सोच लेंगे। जॉन इस बीच मैन्युअली बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। विल अपने पिता से बताता है कि गिरते वक्त उसने सफेद आग देखी थी, जिसका मतलब है कि पास में मैग्नीशियम के जमा है जो अच्छी तरह चलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यही उनकी एकमात्र मौका है, तो परिवार का मुखिया अपनी बेटी पेनी को सबसे बड़ी समझकर छोड़ देता है और ईंधन की तलाश में निकल पड़ता है। लड़का टेंट में अकेला रह जाता है और लड़की याद करती है कि कैसे हाल ही में वो अपने पिता के लिए तोहफा चुन रही थी। और कुछ करने को ना देखकर बेनी ने सोचा, टाइम बर्बाद मत करो, और अपनी बहन के ऊपर बर्फ तोड़ने लगा। अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए तरह तरह के मजाक करता रहा, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद लड़की अपने आंसू रोक नहीं पाई। जॉन भी हिम्मत हारने की बजाय अपने बेटे को हिम्मत देता रहा, बेसबॉल और बायोलॉजी की बातें करके। यात्री मैग्नीशियम की खान तक पहुंच गए। जूडी को निकालने के लिए काफी सामान इकट्ठा कर लिया था। जॉन जाने ही वाला था कि वो एक भूमिगत सुरंग में गिर पड़ा। इस वक्त मॉरीन की टांग, जो वो पतझड़ में सुना था, पत्थर बन चुका था और लड़कियां अपनी मां को बचाने का फैसला करती हैं। जूडी अपनी बहन को बर्फ के नीचे से बाहर निकालती है। फिर वो सर्जरी करता है। वो होश में आता है, सुरंग से बाहर निकलता है और सामने उस जंगल को देखता है जो कभी धरती से भरा हुआ था। लड़का अपने पिता से जल्दी नीचे आने को कहता है, लेकिन जब जानता है कि जूडी को छुड़ाने का समय नहीं होगा, तो जॉन अपने बेटे से कहता है कि वो अपनी बहन को छुड़ाने के बाद वापस आएगा। अकेला रहकर विल याद करता है कि उसे पहले कितनी चिंता होती थी। हर परिवार को कॉलोनी में जाने की इजाजत मिलने से पहले एक टेस्ट पास करना पड़ता था। मॉरीन भी उस कठिन दौर की यादों में खो जाती है। कानून तोड़ने की वजह से उस महिला ने प्रोग्राम के नतीजे बदल दिए ताकि उन्हें अपना बेटा पीछे छोड़कर न जाना पड़े। लड़का जंगल में जाता है, उसे एक्सप्लोर करने और किसी बचे हुए इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पेड़ों के अवशेष जल रहे होते हैं और वहां उसे एक विदेशी मूल की स्पेसशिप मिलती है। कुछ ही पल बाद वो जहाज का मालिक देखता है, एक बड़ा रोबोट जैसा जीव। वो पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, पर एलियन उसे पकड़ ही लेता है। इसी बीच जॉन कैंप वापस आता है और अपनी बीवी की शिकायतें सुनता है कि उसने क्यों छोड़ा। विल बर्फ पिघला रहा होता है जूडी को बचाने के लिए, जो उसकी बेटी है। आदमी याद करता है कि मॉरीन ने उसे तलाक के बारे में बताया था। विल लगभग एलियन से बात कर पाता है, लेकिन आग लग जाती है और कुछ रोबोट जल जाते हैं। जॉन और मॉरीन पानी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बारिश होने लगती है, जो आग बुझा देती है और गड्ढा पानी से भर जाता है। विल मदद स्वीकार कर लेता है। एलियंस से सुरक्षित है। बाकी रॉबिन्सन्स को समझ में आता है कि वे जूडी को बचा सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वो बर्फ को पिघला नहीं पा रही। पेनी उस अजीब प्राणी को देखती है, लेकिन अचानक वो उसके पीछे प्रकट होता है।
स्थिति का जायजा लेने के बाद एलियन बर्फ को पिघलाकर लड़की को आजाद कर देता है। फिर कहानी वापस अतीत में चली जाती है, जहां उस स्पेसशिप पर जो रॉबिन्सन परिवार को भी ले जा रही थी, वही एलियंस हमला कर देते हैं और वहां के यात्री नष्ट हो जाते हैं। जून नाम की कोई लड़की डॉक्टर स्मिथ के पास दौड़ती है और उसका जैकेट चुरा लेती है। जहाज छोड़ने के लिए क्रू मेंबर के तौर पर उस पर नाम लिखा होता है। लैंडिंग शटल जुपिटर 18 में नकली डॉक्टर स्मिथ टेक्नीशियन डॉन वेस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है और ये तीनों खंडित स्टेशन से निकल जाते हैं। शटल एक अज्ञात ग्रह पर क्रैश हो जाता है। डॉन की पार्टनर मर जाती है, लेकिन डॉन और स्मिथ किस्मत से मलबे से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। कहानी फिर वर्तमान में बदलती है। एलियन रॉबिन्सन कैंप की तरफ जाता है और जमे हुए तालाब पर लौटकर बर्फ को पिघला देता है और एक रास्ता बना देता है। शटल डॉन और स्मिथ जहाज के चारों ओर बिखरे हुए सामान इकट्ठा करते हैं जो उनके काम आ सकता है। लड़की असली डॉक्टर की स्क्रैप बुक पाती है, अपनी जैकेट उतारकर उसे छुपा लेती है ताकि पकड़ी ना जाए। अपने साथी की लाश देखकर डॉन अपने जूते उतारता है, जिसे स्मिथ हैरान रह जाता है, लेकिन इम्पोस्टर उस निर्भरता को अपना बताता है जो उसने जमीन पर पाई थी। एलियन जुपिटर 2 को बर्फ से मुक्त करता है और बाढ़ के बाद उसे ठीक करता है। वहीं जॉन वायरिंग ठीक करने की कोशिश करता है और मेहमान को ध्यान से देखता है। डॉन को आसपास हलचल दिखी और उसने मौका पकड़ने का फैसला किया। स्मिथ को मरी हुई लड़की के जूते पहनने पड़े क्योंकि उसके पैरों के नीचे हीरे की रेत थी। अनिच्छा से लीड भी अपने साथ वो मुर्गी ले गया जो उनके शटल के साथ उतरी थी। रॉबिन्सन परिवार जुपिटर 2 में नीचे उतरा ताकि किसी भी खराबी को ठीक कर सके और शटल को फिर से चलाने लायक बना सके। जूडी ने अपनी मां के लिए कृत्रिम अंग बनाया और उसे लेने के बाद लड़की उस रोबोट से मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। मॉरीन ने उस डिवाइस को टेस्ट किया जिससे बिना किसी मदद की चलना संभव हो गया। यहां तक कि लमड़ाते हुए बच्चे मुश्किल से काम कर पाते हैं जब उनके माता पिता फिल्टर साफ करने के दौरान उन्हें अलग अलग काम देने पर सहमत नहीं होते। मां के कामों के बीच पेनी उनके पास एक धमाकेदार बादल उठता देखती है। सतह पर आने से पहले ये जोड़ा समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरीन को यकीन है कि उसका पति उसे टोकना नहीं चाहिए। जॉन और मॉरीन बचे हुए लोगों की तलाश पर निकलते हैं और उनके साथ विल और उसका नया दोस्त भी जाते हैं। लड़कियों को उनके माता पिता ने निर्देश दिया है कि वे जुपिटर 2 को बाहर निकालें और ऐसा करें। उन्हें इसे धीरे धीरे घुमाना पड़ता है, जैसे इसे कस रहे हों ताकि ग्लेशियर गिरने से बच जाए। जॉन बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलोनी की सुरक्षा नियमों के चलते हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इस बीच स्मिथ और डॉन रेगिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और ज्यादा देर नहीं होती कि वे उस लाल पैराशूट तक पहुंच जाते हैं जिसे वे दूर से देख रहे थे। एंजेला, जो पैराशूट के जरिए कूदकर बच गई थी, जिंदा मिलती है और भालू अपने बेहोशी में चला जाता है, समझ नहीं पा रहा होता कि क्या करे। पेनी अपनी बहन को एक बिस्किट देती है, लेकिन सिग्नल। लड़कियों को उनके मजे से ध्यान हट जाता है क्योंकि कंप्यूटर रिपोर्ट करता है कि फिर से स्लीव बंद हो गया है। बाहर निकलते ही पेनी को एक तूफान आता दिखता है। माता पिता से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन बेनी सोचता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और परिवार को बचाना चाहिए। लेकिन जूडी उन्हें याद दिलाती है कि वे अचानक शटल को नहीं उठा सकते। अपनी बहन की बात अनसुनी करते हुए पेनी इंजन चालू कर देती है और शटल से निकलने का रास्ता साफ कर देती है। बाकी रॉबिन्सन लोग एक और शटल जुपिटर 17 का मलबा पाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई मौत का निशान या जिंदा इंसान नहीं मिलता। मॉरीन रेडियो पर एलियंस की आवाज सुनती है। जोड़ा ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मेहमान को याद है कि जहाज कहाँ छोड़ा था, लेकिन विल बताते हैं कि मेहमान को कुछ याद नहीं है सिवाय उस जगह के जहां वे मिले थे। कंपनी फैसला करती है कि वे वहां जाएंगे। डॉन और स्मिथ आगे बढ़ने वाले हैं और लीड अंगेला को पीछे नहीं छोड़ सकता। वह घायल औरत को अपनी बाहों में लेकर धुएं वाले पोस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। पेनी कार ठीक कर रही है, वह खोजने वाली है। जूडी अपने आप माता पिता के पास जाना चाहती है, लेकिन आइस कैद के अपने अनुभव के बाद वह अपनी बहन के साथ जाने से डरती है। इसलिए पेनी को अकेले बर्फीली ढलान पार करनी पड़ती है। आराम करने के लिए रुकने के बाद डॉन अपनी दूसरी फ्लेयर जलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह देखता है कि तूफान आ रहा है और एंजेला को घसीटना अब सुरक्षित नहीं है। एलियन रॉबिन्सन परिवार को टूटे जहाज तक ले जाता है, जबकि बड़े लोग जहाज के अंदर की जांच करते हैं। विल अपने दोस्त को गेंद खेलना सिखाता है, लेकिन सोए एक लोहे के टुकड़े के नीचे उड़ जाता है और जब रोबोट मदद करता है तो विल उसे उठाने में मदद करता है। गेंद वापस लाओ। लड़का देखता है कि एलियन ने हाल ही में क्या देखा है, जहाज पर एक गड़बड़ी जो उसे भटकने पर मजबूर कर गई। इस वक्त मॉरीन और जॉन भी कुछ दिलचस्प देखते हैं। एक बड़ा नक्शा जो एक अनजाने ग्रह का है और पूरा मिल्की वे उनके सामने खुल जाता है। डर के मारे विल जंगल की तरफ भागता है, लेकिन एलियन उसे पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं रखता, हालांकि वो अपनी गलती से वाकिफ है।
रोबोट विल स्मिथ का एक विनम्र और वफादार दोस्त है और डॉन उसे ढूंढता है। तूफान से बचने के लिए शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इम्पोस्टर अपना शरीर अंगेला के पास छोड़कर मदद लेने चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि फिर से मिलने का समय आ गया है, तो वो डॉन से कहता है कि आखिरी बार एक रॉकेट फायर करे। वहीं रॉबिन्सन परिवार जंगल में चल रहा होता है कि अचानक तूफान आ जाता है और बारिश की जगह आसमान से डायमंड के टुकड़े गिरने लगते हैं। एक पत्थर के नीचे छिपते हुए मॉरीन आखिरकार सिग्नल पकड़ लेती है और पेनी की आवाज सुनती है। लड़की तक पहुंचने के लिए रोबोट एक स्पॉटलाइट चालू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। डॉन ने देखा मशीन चालू है और आखिरी रॉकेट लॉन्च करने वाला है। सिग्नल देखते ही जॉन रोवर घुमा देता है और तूफान में फंसने का खतरा लेकर बचने वालों के पीछे दौड़ता है। रॉबिन्सन परिवार ने दरवाजा खोला और इम्पोस्टर स्मिथ को जबरदस्ती अंदर खींच ले आया, जबकि डॉन ने देखा कि सिग्नल गन का केस खाली है। जॉन मुश्किल से कार को शटल में घुसा पाता है, ठीक तब जब तूफान उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। कुछ महीने पहले डॉक्टर स्मिथ, जिनका असली नाम जून है, पहले ही किसी और की पहचान चुराने की कोशिश कर चुकी है। उसने अपनी बहन से एक चिप काटकर चुरा ली है। उसने अपनी सफलता चुराई है। मॉरीन परिवार को स्थिति समझाती है और जोर देती है कि उन्हें जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए, लेकिन सब थके हुए हैं और रॉबिन्सन लोग कहते हैं कि उन्हें कम से कम 2 घंटे आराम करने दो। सिर्फ डॉक्टर स्मिथ ही कमरे में मॉरीन के साथ रहता है और वो चलते चलते एक और झूठ गढ़ता रहता है। जून रात में अपनी कैद को याद कर पाता है। स्मिथ सबके सो जाने का फायदा उठाता है और चुपचाप रॉबिन्सन की निजी चीजों में तलाशी लेने लगता है। विल अपने सोते हुए भी आराम नहीं कर पाता। लड़का रोबोट की यादें देखता है। लड़का रिफ्रेशमेंट लेने के लिए किचन जाता है और स्मिथ उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक सभी जग जाते हैं क्योंकि ग्लेशियर शटल पर गिर रहा होता है और वो जुपिटर 2 को शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉन समझता है कि तूफान ने इंजन और वेंटिलेशन को बंद कर दिया है और वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर आदमी और उसकी पत्नी के बीच एक और बहस होती है, लेकिन मॉरीन बीच बचाव करती है और जॉन को साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव देती है। अचानक जॉन को बात समझ में आ जाती है। डॉक्टर स्मिथ को इमरजेंसी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे अहम काम सौंपे जा सकते हैं। लेकिन जब मॉरीन सबको काम बांटती है तो इम्पोस्टर 3D प्रिंटर वाले कमरे में घबरा जाता है। मॉरीन वहां प्रिंटिंग के निशान देखती है और सॉफ्टवेयर में पाती है कि कोई हथियार प्रिंट कर रहा है। वो जॉन को बुलाती है और इस तरह उसे पानी से भरे कमरे में तैरते हुए एक अज्ञात जीव से बचा लेती है।